अस्सलाम वालेकुम। एक क्विक रिवीजन करते हैं हम आइज़ा 550 रिलेटेड पार्टी का। आज की वीडियो का दो पर्पस है। जो आइज़ा 550 का स्ट्रक्चर है हमने उसको समझना है। स्ट्रक्चर के बाद जो हमारे रिसेंट पास्ट पेपर्स हैं जहाँ पे हमारे पास ठीक ठाक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आए हैं हमने उसको समझना है। वीडियो का पर्पस ये है कि 20 से 25 मिनट में बच्चा सारे कॉन्सेप्ट्स को भी रिकॉल कर ले, प्लस पास्ट पेपर्स जो हमारे पास आ रहे हैं उसको भी देख ले। और जो नॉर्मली रिलेटेड पार्टी के स्टैंडर्ड में बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि प्रोसीजर्स ये वाले लिखने के, ये वाले लिखने के, ये वाले लिखने, सब कुछ पहले से लिख के रखा हुआ है ताकि आपका टाइम सेव हो और एक कंप्लीट होलिस्टिक व्यू से आप चीज़ों को पिक कर सकें। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एज एन ऑडिटर एक स्टैंडर्ड मेरे ऊपर आया है जिसका नाम है आइज़ा 550। इस स्टैंडर्ड से, ये स्टैंडर्ड आया क्यों है? ये स्टैंडर्ड इसलिए आया बिकॉज इस स्टैंडर्ड से पहले एक स्टैंडर्ड IFRS में मौजूद है जिसका नाम है IS 24। और वो 24 कहता क्या है? सुनिएगा, वो 24 कहता है कि जी एज ए मैनेजमेंट या एज अ कंपनी आपने रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई करना है, उसको अकाउंट फॉर करना है और उसको डिस्क्लोज करना है। ये तीन चीज़ें वो कहता है कि जी एज अ मैनेजमेंट आपने RP आइडेंटिफाई करनी है, अकाउंट फॉर करनी है और डिस्क्लोज करनी है। और डिस्क्लोज क्या करनी है भाई? डिस्क्लोज ये करना है कि उस रिलेटेड पार्टी का नाम क्या है, आपका उसके साथ रिलेशनशिप क्या है और आप उसके साथ क्या ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करते हैं। ये चीज़ें आपने डिस्क्लोज करनी है। यही IS 24 मुझे बताता है कि रिलेटेड पार्टीज है क्या। अगर आप एक कंपनी है जिसको वो रिपोर्टिंग एंटिटी कहता है, अगर उस कंपनी की जो होल्डिंग कंपनी होगी वो रिलेटेड पार्टी होगी, उस रिपोर्टिंग एंटिटी उस कंपनी की जो सब्सिडरी होगी वो भी रिलेटेड पार्टी होगी, अगर एसोसिएट्स होंगी, जॉइंट वेंचर्स होंगी, वो भी रिलेटेड पार्टीज होंगी। तो एक रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन हमें IS 24 ने बताई है। ये हमारी रिक्वायरमेंट है IFRS की। इट मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में RP के साथ डिस्क्लोजर्स आ रहे होंगे। जब FS में एक चीज़ आ रही है और उस FS के ऊपर एज एन ऑडिटर मेरी जिम्मेदारी है टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कि क्या वो IFRS के हिसाब से बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। इस स्टेटमेंट को मैं अब थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ और मैं कहता हूँ क्या RP की ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट ने सारी की सारी आइडेंटिफाई, अकाउंट फॉर एंड डिस्क्लोज एज पर IS 24 कर दिए कि नहीं कर दी। एज एन ऑडिटर मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने पड़ेंगे। इसका मतलब है कि एज एन ऑडिटर मुझे प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। प्रोसीजर्स परफॉर्मेंस फेज पे है, प्रोसीजर्स तभी परफॉर्म करूंगा जब मैं प्लानिंग फेज में आके कोई रिस्क आइडेंटिफाई करूंगा। स्टैंडर्ड हमारी दो चीज़ों को बड़ा कैटेगोरिकली कवर करता है। फर्स्ट थिंग इज एज एन ऑडिटर आपने RP पे रिस्क आइडेंटिफाई करना है। कैसे करना है, क्या क्या रिस्क हो सकता है, उसके अगेंस्ट क्या ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है, और प्रोसीजर्स परफॉर्म करके अगर कोई न्यू रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हो जाती है तो आपने किस तरीके से उसको एड्रेस करना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, ये हमारा प्लानिंग फेज है। दिस इज अवर प्लानिंग फेज। और यहाँ पे पर्पस क्या है? यहाँ पे पर्पस यह है कि मैंने रिलेटेड पार्टी के ऊपर रिस्क को आइडेंटिफाई भी करना है और असेस भी करना है। थोड़ा सा रिकॉल करें, लिंक करें आइज़ा 315 के साथ। आइज़ा 315 क्या कहता था आपसे कि अगर किसी चीज़ के ऊपर आपने रिस्क आइडेंटिफाई करना है तो एज एन ऑडिटर आपने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी होगी। यहाँ पे चूंकि आपने रिलेटेड पार्टी के ऊपर रिस्क आइडेंटिफाई करना है तो अंडरस्टैंडिंग भी किसकी ऑब्टेन करनी पड़ेगी? रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शंस। तो जब रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप ट्रांजैक्शंस के ऊपर मुझे रिस्क आइडेंटिफाई करना है तो इसका मतलब है एज एन ऑडिटर मुझे कुछ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने होंगे। रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए जो मुझे प्रोसीजर्स परफॉर्म करने होते हैं वो रिस्क असेसमेंट होते हैं। वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की एक टाइप होती थी इंक्वायरीज। एज एन ऑडिटर मैं इंक्वायरी करूंगा। मैं इंक्वायरी करूं किससे? मेरी पहली इंक्वायरी होगी मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट से क्यों इंक्वायरी होगी? सर इस दुनिया में मैनेजमेंट पहले आई है, 3 पार्टी रिलेशनशिप में मैनेजमेंट पहले आई है। मैनेजमेंट इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर FS इन अकॉर्डेंस विद IFRS। कंपनी मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट को पता होगा कौन से रिलेटेड पार्टीज हैं, कौन से रिलेटेड पार्टीज नहीं। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। आपकी इंक्वायरीज भी मैनेजमेंट से होंगी। क्या इंक्वायरी होंगी? जो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि IS 24 आपसे क्या कहता है। रिलेटेड पार्टी के नाम बता दो। ऑडिटर मैनेजमेंट से इंक्वायर करेगा, मुझे रिलेटेड पार्टी के नाम बताओ, मुझे उसके साथ रिलेशनशिप बताओ और उसके साथ क्या क्या ट्रांजैक्शंस करी है मुझे ये बताओ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैनेजमेंट ने आपसे कहा कि हमारी रिलेटेड पार्टी का नाम है A, ये मेरी होल्डिंग कंपनी है और इसके साथ लेट से मैंने सेल्स की। जहां उसने ये सारी चीज़ें आपको बताई, नेक्स्ट थिंग आप मैनेजमेंट से कहोगे कि यार RP में एरर और फ्रॉड के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। चूंकि RP में एरर और फ्रॉड के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं तो मैनेजमेंट कहेगी हाँ एरर और फ्रॉड के लिए तो इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं। बिकॉज इंटरनल कंट्रोल्स मैनेजमेंट डिज़ाइन इसलिए करती है, इंप्लीमेंट इसलिए करती है ताकि एरर और फ्रॉड को प्रिवेंट कर सके, डिटेक्ट कर सके और करेक्ट कर सके। आप फौरन से मैनेजमेंट से एक और इंक्वायरी करोगे
आप फ़ौरन से मैनेजमेंट से एक और इंक्वायरी करेंगे और आपकी इंक्वायरी होगी, बताएं मुझे रिलेटेड पार्टी के ऊपर आपके पास क्या इंटरनल कंट्रोल्स हैं। याद रखिएगा ये आइज़ा 315 के हिसाब से काम कर रहा हूँ मैं। ऑब्टेनिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल। जी बताएं आरपी के ऊपर आपके क्या कंट्रोल्स है। क्या मतलब, क्या इंक्वायरी, आपके पास ऐसे क्या इंटरनल कंट्रोल है जिससे आप ये इंश्योर करते हैं कि आपने सारी की सारी आरपी को आइडेंटिफाई कर लिया है, अकाउंट फॉर कर लिया है और डिस्क्लोज कर दिया है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं रिलेटेड पार्टी के साथ, उनको कौन ऑथराइज करता है और कौन अप्रूव करता है। और अगर कोई ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होती है, व्हाट डू यू मीन बाय आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, दोज ट्रांजैक्शन जो कि कंपनी का बिजनेस ही नहीं है। अगर एक बैंक है और उस बैंक का बिजनेस ये है कि वो लोन देता है, एडवांसेस देता है, कस्टमर से पैसा लेता है, और वो बैठ के अगर अपना लैंड या बिल्डिंग या कोई ब्रांच जाके सब्सिडी को बेच रहा है, इट मींस एक कंपनी का जब बिजनेस ही नहीं है तो ये ट्रांजैक्शन जो है ये आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। अगर ऐसी कोई ट्रांजैक्शन हुई है तो उसको किसने ऑथराइज किया है और कौन अप्रूव करता है। जहां आपने ये काम किया, आपको रिलेटेड पार्टीज के नाम पता चले, सबसे पहला काम आपने एंगेजमेंट टीम को कम्युनिकेट करना है कि इस कंपनीज में ये रिलेटेड पार्टीज हैं, ये उनके साथ रिलेशनशिप है, ये उनके साथ ट्रांजैक्शन है, ताकि वो अलर्ट रह सके। जहां आपने ये काम कर लिया, इट मीन्स आपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म कर लिया। आप इस पोजीशन पे आ गए कि आपने पहला रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, और आपका जो पहला रिस्क है वो ये है कि मैनेजमेंट ने मुझे सारी की सारी आरपी कम्युनिकेट नहीं करी, या अगर आरपी कम्युनिकेट कर भी दी है तो उनके साथ सारी की सारी ट्रांजैक्शंस मुझे कम्युनिकेट नहीं करी। ए कम्युनिकेट कर दिया लेकिन ए के साथ सिर्फ सेल्स नहीं हुई है, ए के साथ परचेज भी हुई है। पहला रिस्क मेरा कंप्लीटनेस का। जहां कंप्लीटनेस का रिस्क आइडेंटिफाई हुआ तो एज एन ऑडिटर मैं क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा, क्या प्रोसेस परफॉर्म करूंगा इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट ऑल द रिलेटेड पार्टी हैड बीन कम्युनिकेटेड टू द ऑडिटर। एज एन ऑडिटर मैं इन्वेस्टमेंट रजिस्टर देखूंगा, मैं शेयर होल्डर रजिस्टर देखूंगा, मैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखूंगा, मैं कंफर्मेशंस को देखूंगा, मैं इनवॉइस को देखूंगा, मैं डायरेक्टर्स के साथ अगर कोई स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट स्टेटमेंट बनाता है डायरेक्टर, मैं उनको देखूंगा। ये प्रोसीजर्स मैं क्यों करूंगा, ये प्रोसेस प्यारे बच्चों में इसलिए करूंगा बिकॉज आरपी होती भी तो यही है। अगर होल्डिंग कंपनी मेरी रिलेटेड पार्टी तो इट मींस उसके शेयर्स होंगे मेरे पास, तो शेयर होल्डर रजिस्टर में उसका नाम दिख रहा होगा मुझे, तभी मैं आरपी आइडेंटिफाई कर सकूंगा। अगर आरपी के साथ ट्रांजैक्शन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करता है तो आपने भी उनको देखना है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग देखना है। आपने किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी, आपकी सब्सिडरी में आपकी रिलेटेड पार्टी है, आपकी एसोसिएट आपकी रिलेटेड पार्टी है, तो आपको इन्वेस्टमेंट रजिस्टर देखना पड़ेगा। ये प्रोसीजर आप परफॉर्म करेंगे फॉर योर फर्स्ट रिस्क विच इज ऑन कंप्लीटनेस। योर सेकंड रिस्क इज आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होंगी आपकी जो कि आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होंगी। चूंकि ये आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है तो एज एन ऑडिटर यू हैव टू इंस्पेक्ट दी एग्रीमेंट। आपने एग्रीमेंट देखना है ताकि उसके बिजनेस, तीन रीजंस की वजह से आप एग्रीमेंट देखेंगे। क्या इवैल्यूएट करना चाह रहे हैं आप? इवैल्यूएट ये करेंगे कि इस ट्रांजैक्शन का बिजनेस रैशनल क्या है। ये जब बिजनेस रैशनल क्यों इवैल्यूएट करना है? बिकॉज ये कंपनी का बिजनेस नहीं था। तो जब एक चीज कंपनी की बिजनेस नहीं है तो फिर उसका इस ट्रांजैक्शन में कंपनी एंटर की हुई है, उस चीज को इवैल्यूएट करने के लिए यू हैव टू कंसीडर द बिजनेस रैशनल ऑफ द ट्रांजैक्शन। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने ये देखना होगा कि क्या जो टर्म्स एंड कंडीशन जो एग्रीमेंट में लिखी आ रही है, जो टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीमेंट में लिखी आ रही है, क्या वो मैनेजमेंट की एक्सप्लेनेशन के साथ कंसिस्टेंट है भी या नहीं। देखें, अगर एक ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है तो फर्स्ट स्टेप तो आपका यही हुआ होगा कि आपने मैनेजमेंट से इंक्वायरी करी हो कि भाई ये क्या ट्रांजैक्शन करी है, ये ट्रांजैक्शन तो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, ये क्यों करी है। मैनेजमेंट आपसे कुछ कम्युनिकेट करेगी, वो जो कम्युनिकेट कर रही है, वो जो रीजंस बता रही है, क्या वो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, बोथ आर कंसिस्टेंट। तीसरी चीज, जो चीजें एग्रीमेंट में लिखी गई हैं क्या उसको एडिक्वेटली डिस्क्लोज किया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और चौथी चीज, अभी हमने कंट्रोल डिस्कस किया कि अगर कोई आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होगी तो उसको ऑथराइज्ड एंड अप्रूव्ड होना है, क्या वो ट्रांजैक्शन ऑथराइज्ड एंड अप्रूव्ड है। तो बेसिकली एक पहला प्रोसीजर आपका, आपने एग्रीमेंट देखना है, तीन पर्पसेस उससे अचीव होंगे ABC, और फिर इसके बाद एक नया प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे कि जो मैनेजमेंट कह रही है, जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, क्या उसको ऐसे ही डिस्क्लोज किया हुआ है और क्या उसको ऑथराइज्ड और अप्रूव्ड किया है कि नहीं किया। मेरा तीसरा रिस्क कि मैनेजमेंट ने मुझे ट्रांजैक्शंस तो बताई हैं और IAS 24 की रिक्वायरमेंट है कि उन ट्रांजैक्शंस को आपने एडिक्वेटली डिस्क्लोज करना है। माय थर्ड रिस्क इज द ट्रांजैक्शन को आपने एडिक्वेटली डिस्क्लोज नहीं किया होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और यही तो मेरा ऑडिट रिस्क होता है कि जी देयर इज अ रिस्क दैट द FS मे नॉट बी इक्वल टू IFRS। तो IFRS की रिक्वायरमेंट है सारी की सारी RP आइडेंटिफाई करना, रिस्क इस मैनेजमेंट ने नहीं करी होंगी। सेकंड रिस्क, ट्रांजैक्शन को एडिक्वेटली डिस्क्लोज नहीं किया होगा। अगर ट्रांजैक्शन को एडिक्वेटली डिस्क्लोज नहीं किया तो डिस्क्लोजर में जाती क्या चीज़ें, डिस्क्लोज होती क्या चीज़ें, डिस्क्लोज सारी
के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस बेसिकली डिस्क्लोज होते हैं कि मैंने इस सब्सिडरी को इतने रुपए में इतना प्रोडक्ट बेचा है, ये टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। इस टर्म्स एंड कंडीशन को मैं कहां से कंफर्म कर सकता हूं? इस टर्म्स एंड कंडीशन को मैं कंफर्म कर सकता हूं रिलेटेड पार्टी से, और कंफर्मेशन भेज के कंफर्म कर सकता हूं। लेकिन जहां मैं रिलेटेड पार्टी को कंफर्मेशन भेजूंगा, रिलेटेड पार्टी मेरी थर्ड पार्टी नहीं है, ये मेरी रिलेटेड पार्टी है, तो यहां पे कंफर्मेशन अलोन कैन नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अगला जो काम आपने करना पड़ेगा, आरपी के साथ जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बीच में कोई इंटरमीडिएरीज इन्वॉल्व होंगे, कोई बैंक इन्वॉल्व हुआ होगा, कोई ब्रोकर इन्वॉल्व हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने शेयर्स बेचे, तो शेयर्स बेचे होंगे तो शेयर्स ब्रोकर के थ्रू बिके होंगे, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बिके होंगे, एनसीसीपीएल इन्वॉल्व हुआ होगा, सीडीसी इन्वॉल्व हुआ होगा। आप चाहें तो उन इंटरमीडिएरीज से भी इन ट्रांजैक्शंस को कंफर्म कर सकते हैं। और तीसरी चीज, आप रिलेटेड पार्टी के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर तो मौजूद हैं तो आप वो देख सकते हैं इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट कि वहाँ पे जो डिस्क्लोज किया गया है, जो टर्म्स एंड कंडीशन वहाँ पे डिस्क्लोज की गई है, क्या इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी वही टर्म्स एंड कंडीशन डिस्क्लोज हुई है। मेरे पास जो चौथा रिस्क है वो रिस्क है फ्रॉड का, कि आरपी में फ्रॉड भी हो सकता है। आइजा 240 रिकॉल करें, हम फ्रॉड में क्या प्रोसेस करते थे, हम मैनेजमेंट से इंक्वायरी करते थे, हम दोस्त जावेद गवर्नेंस से इंक्वायरी करते थे, हम चाहें तो रिलेटेड पार्टी से इंक्वायरी कर सकते हैं, प्लस हम इंटरनल ऑडिट फंक्शन से भी इंक्वायरी कर सकते हैं कि क्या आपके पास ऐसी कोई नॉलेज है कि रिलेटेड पार्टी के साथ कोई फ्रॉड हुआ होगा। आप मैनेजमेंट के साथ ये इंक्वायरीज परफॉर्म कर सकते हैं और इसके बकिया प्रोसीजर आइजा 240 में। जब मैं ये सारे प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लूंगा, अगला स्टेप क्या होगा? द नेक्स्ट स्टेप इज, मेरा जो सबसे पहला प्रोसीजर था कंप्लीटनेस का, ये प्रोसीजर परफॉर्म मैं करा ही क्यों था? मैंने इसलिए करा था ताकि मैं कोई न्यू रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई कर लूँ या एग्जिस्टिंग आरपी के साथ कोई न्यू ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लूँ। अगर ये प्रोसीजर परफॉर्म करके, मतलब इन्वेस्टमेंट रजिस्टर देख के आपको एक नई सब्सिडरी पता चल गई या नई एसोसिएट पता चल गई, या शेयर होल्डर रजिस्टर देख के आपको कोई नई एसोसिएट या कोई नई होल्डिंग कंपनी पता चल गई, या मिनट्स ऑफ द मीटिंग देख के कोई नई ट्रांजैक्शन पता चल गई या कोई न्यू रिलेटेड पार्टी पता चल गई, इसका मतलब है आपने क्या काम करना पड़ेगा बच्चों? आपने फौरन से ये न्यू रिलेटेड पार्टी, सुनिएगा ये जितने भी प्रोसीजर्स हैं ये बेसिकली यहाँ पे कवर्ड है। स्टैंडर्ड कहता है आप फौरन से पहले पेज पे आ जाएं, फर्स्ट पॉइंट पे आ जाएं। क्या मतलब? ये नाम जो आपने न्यू रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई करी, उसको तो आपने एंगेजमेंट टीम को कम्युनिकेट ही नहीं करा था, आप फौरन से इस नाम को एंगेजमेंट टीम को कम्युनिकेट करें। दूसरी चीज, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करें, क्योंकि मैनेजमेंट ने तो आपको सिर्फ एक के साथ ट्रांजैक्शन बताई, मैनेजमेंट ने आपको जो ट्रांजैक्शंस बताई वो सिर्फ और सिर्फ एक के साथ बताई। चूंकि मैनेजमेंट ने आपको ट्रांजैक्शन एक के साथ बताई है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको एक और रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई होगी जो कि बी है। अब आप मैनेजमेंट को बोलेंगे भाई बी के साथ भी मुझे मजीद ट्रांजैक्शंस आप कम्युनिकेट करें, बी के साथ भी आप मुझे मजीद ट्रांजैक्शंस कम्युनिकेट करें। फिर तीसरी चीज मैं मैनेजमेंट से कहूंगा, यार आपने तो मुझसे इतनी बड़ी बड़ी बातें करी थी कि हमारे पास इंटरनल कंट्रोल है जिससे हम रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मुझे बताएं आपने ये वाली रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई क्यों नहीं करी? आपके इंटरनल कंट्रोल्स इतने इनइफेक्टिव क्यों थे कि इस रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई नहीं कर सके? स्टैंडर्ड कहता है आप एक चीज समझने की कोशिश करें कि जितने भी रिस्क आइडेंटिफाई करिए तो मैनेजमेंट से इंक्वायरी करिए। ये जितने भी रिस्क आपने आइडेंटिफाई करे थे तो अगर आपको भी आइडेंटिफाई हो गई तो फिर ये भी तो हो सकता है कि एक और रिलेटेड पार्टी सी भी हो, एक और रिलेटेड पार्टी डी भी हो, या ए के साथ सिर्फ सेल्स नहीं हुई बल्कि ए के साथ परचेजेस भी हुई हैं। स्टैंडर्ड कहता है इस केस में आप अपने रिस्क असेसमेंट को रिवाइज कर दें, और जब रिस्क असेसमेंट रिवाइज होगा तो उसके अगेंस्ट मजीद फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करें। जब आप मजीद फर्दर ऑडिट प्रोसीजर अपने रिस्क असेसमेंट को करोगे तो ये जो न्यू रिलेटेड पार्टी आपने बी आइडेंटिफाई करी, इसके ऊपर तो आपने कोई काम ही नहीं किया था, इसके ऊपर मजीद सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स आप परफॉर्म करें। लेकिन अगर आपको लगता है, देखें एक चीज मैनेजमेंट ने आपको कम्युनिकेट नहीं करी, मतलब वो एफएस में डिस्क्लोज नहीं है। अगर एक चीज एफएस में डिस्क्लोज नहीं है तो वो मिस स्टेटमेंट है, और मिस स्टेटमेंट एरर भी हो सकता है और फ्रॉड भी हो सकता है, और दोनों की चीज़ में जो बुनियादी फ़र्क है वो इंटेंशन का है। अगर आपको लगता है मैनेजमेंट ने जानबूझ के आपको नहीं बताया तो आपको आइजा 240 के हिसाब से फ्रॉड की इम्प्लीकेशंस को भी असेस करना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, ये हमारे पास एक कंप्लीट डायग्राम है रिलेटेड पार्टी की। 3 किस्म के प्रोसीजर हैं, कुछ प्लानिंग फेज पे हैं, कुछ परफॉर्मेंस फेज पे, और जब परफॉर्मेंस फेज पे मैं प्रोसीजर परफॉर्म करता हूँ तो मेरे पास मज़ीद चीज़ें आ जाती है। अगर इसमें हम कुछ रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस को डिस्कस करना स्टार्ट करें, ये जो हमारे पास लिखा हुआ है कंप्लीटनेस का प्रोसीजर, अगर ये प्रोसीजर करता हूँ तो न्यू रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हो जाएगी, मेरा कोर्स ऑफ एक्शन ये होगा। अगर मैं एडिक्वेटली डिस्क्लोज के ऊपर काम करता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि ट्रांजैक्शन या तो एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड होगी या ट्रांजैक्शन एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड नहीं होगी, अगर तो ट्रांजैक्शन एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड है
तो इसका मतलब है एज एन ऑडिटर आपको अनक्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर तो ट्रांजैक्शन एडिक्वेटली डिस्क्लोज नहीं है, अगर इस चीज़ का इम्पैक्ट मटीरियल है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, मटीरियल प्लस परवेजिव है तो एडवर्स ओपिनियन, ये आपके पास ओपिनियन हो सकता है। और आरपी में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे बच्चों क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये जो मटीरियलिटी है, ये क्वांटिटेटिवली भी मटीरियल हो सकता है और ये क्वालिटेटिवली भी मटीरियल हो सकता है। देखें, एक कंपनी की मटीरियलिटी 1 अरब रुपए की है और उस कंपनी ने ट्रांजैक्शन क्या करी है, एक बिल्डिंग 10 रुपए की बेच दी है। आप ये नहीं कह सकते कि 10 रुपए इममटीरियल है, ये क्वालिटेटिवली एक रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन है जो कि एक मटीरियल तस्वुर की जाती है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं प्यारे बच्चों सारे, हमारे पास सारी डायग्राम में यहाँ पे चीज़ें कवर्ड है। एक मज़ेदार काम करते हैं, आ जाए, और जब बच्चों के डायग्राम मौजूद है तो हम जितने भी रिसेंट पास्ट पेपर्स आए हैं हम इसको देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे पास स्प्रिंग 2021। During the audit of TL, the audit senior noticed that in one of the floor of the office building, a business other than that of a TL was being run. On inquiry with the TL's management, it was identified that the floor was given to the daughter of a director for 6 months for running her online business. No rent is being charged as it has been vacant floor and carries no marginal cost to the company. सवाल की रिक्वायरमेंट है evaluate the above arrangement and discuss the procedures which should be performed by the ऑडिट सीनियर। ये पूरी सामने आपके पास ट्रांजैक्शन है प्यारे बच्चों। एक कंपनी के पास एक बिल्डिंग है जिसमें वो अपने ऑपरेशंस को रन करती है। उस बिल्डिंग के कुछ फ्लोर्स खाली थे, उसमें से एक फ्लोर डायरेक्टर की बेटी को दे दिया गया है। डायरेक्टर या डायरेक्टर के क्लोज फैमिली मेंबर के साथ जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो आरपी ट्रांजैक्शंस होती हैं। इट मींस चूंकि ये आरपी है, आइजा 550 ट्रिगर कर चुका है। जहां आइजा 550 ट्रिगर कर चुका है प्यारे बच्चों, ये आपके पास एक सारी की सारी चीज मौजूद है। यहाँ पे कौन से 2 सिनेरियो अप्लाई हो रहे हैं प्यारे बच्चों? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन है, ये आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। तो मेरा इवैल्यूएशन में मैं क्या लिखूंगा? मैं इवैल्यूएशन में लिखूंगा द ट्रांजैक्शन सीम्स टू बी आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। इसके अगेंस्ट मेरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? इसके अगेंस्ट मेरा कोर्स ऑफ एक्शन होगा देयरफॉर ऑडिटर शैल inspect the agreement to evaluate business rationale of the transaction, terms and conditions are considered with the management explanation, and the transaction is adequately disclosed in the FS and the transaction is authorized and approved. सर 9 नंबर का सवाल है, ये तो 5 मार्क्स कवर्ड हो रहे हैं। तो यार आप तो सवाल गौर से पढ़े। ऑन इंक्वायरी द ऑडिट सीनियर नोटिस्ड दैट इन वन ऑफ द फ्लोर ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग अ बिजनेस अदर देन दैट ऑफ द कंपनी वाज बीइंग रन। इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन ऑडिटर ने आइडेंटिफाई करी है। ये ट्रांजैक्शन, ये न्यू रिलेटेड पार्टी या ये न्यू ट्रांजैक्शन ऑडिटर ने आइडेंटिफाई करी है। इवैल्यूएशन में मैं एक और चीज लिखूंगा, दिस ट्रांजैक्शन वाज आइडेंटिफाइड बाय द ऑडिटर व्हिच वाज नॉट प्रीवियसली कम्युनिकेटेड टू द ऑडिटर बाय द मैनेजमेंट, देयरफॉर माय कोर्स ऑफ एक्शन वुड बी आई विल कम्युनिकेट दैट न्यू रिलेटेड पार्टी टू द एंगेजमेंट टीम। आई विल रिक्वेस्ट मैनेजमेंट कि मुझे इस रिलेटेड पार्टी के साथ जितनी भी ट्रांजैक्शन है सारी की सारी कम्युनिकेट करके दें। मैं मैनेजमेंट से इंक्वायर करूंगा कि आपके इंटरनल कंट्रोल इतने इनइफेक्टिव क्यों थे कि आरपी के साथ डायरेक्टर की बेटी के साथ ट्रांजैक्शन हुई है और आपके इंटरनल कंट्रोल इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सके। अगर डायरेक्टर की एक बेटे के साथ ट्रांजैक्शन है तो पता नहीं कंपनीज में और कितनी रिलेटेड पार्टी से ट्रांजैक्शंस होंगी। मैं अपने रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करूंगा ताकि उसके अगेंस्ट फर्दर ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म कर सकूं। और ये जो मैंने न्यू रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हुई है उसके ऊपर भी मुझे सब्सटेंटिव प्रोसेस परफॉर्म करने पड़ेंगे। और अगर मुझे लगता है मैनेजमेंट ने जानबूझ के इसको छुपाया है तो इसका मतलब है कि ये इंटेंशनली मिस स्टेटमेंट है। मुझे आइजा 240 की रिक्वायरमेंट भी अप्लाई करनी पड़ेंगी, जो कि सवाल में फ्रॉड की कोई ऐसी फ्रॉड रिस्क फैक्टर मौजूद नहीं है। तो इसलिए मैं इस पे 9 नंबर पे ऑलरेडी मैं ये 6 पॉइंट्स लिख चुका हूं, यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिख चुका हूं। तो तभी मैं अपने आंसर में 240 की तरफ नहीं जा रहा बिकॉज उसने कोई मुझे रिस्क फैक्टर नहीं बताया। नेक्स्ट सवाल में मूव करते हैं। ऑटम 2020 10 नंबर का सवाल है, इवेल्युएट द अबव रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एंड सजेस्ट एनी की 8 की ऑडिट प्रोसीजर दैट योर टीम शुड परफॉर्म इन दिस रिस्पेक्ट। During the audit of CL, your audit team observed that the CL has sold one of its freehold land to the Maple Private Limited at a loss of rupees 10 million. Your team's further investigation of the matter and reading the minutes of the board of directors meeting revealed that a director of the company holds 20% shareholding in the MPL, which makes this entity a related party. MPL would pay 30% of the consideration in cash and the remaining amount over a period of
5 years। प्यारे बच्चों, अगर आप सवाल देखें, आपने रिलेटेड पार्टी के साथ एक ट्रांजैक्शन करी है, आइजा 550 एप्लीकेबल हो चुका है। ट्रांजैक्शन की अगर आप नेचर देखें, ये कंपनी का बिजनेस नहीं है कि मैं बिल्डिंग वगैरह को बेच रहा हूँ, ये कंपनी का बिजनेस नहीं है। इट मीन्स ए ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। इवैल्यूएशन में मैं लिखूंगा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, और कोर्स ऑफ एक्शन में ये प्रोसीजर परफॉर्म कर दूंगा। बट अगेन सवाल 10 नंबर का है। जब सवाल 10 नंबर का है, थोड़ा सा गौर से देखें। अगेन योर ऑडिट टीम ऑब्जर्व दैट on inspecting the minutes of the meeting it was further investigate। it means ये related party भी किसने आइडेंटिफाई करी है, ये related party भी ऑडिटर ने आइडेंटिफाई करी है। मुझे सेम प्रोसीजर जो मैंने पिछले सवाल में कर रहे थे, मुझे यहाँ पे भी परफॉर्म करने पड़ेंगे। मैं आपके साथ थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। ऑटम 2019 में आता हूँ। यू आर द मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ ज़ेब्रा लिमिटेड। ज़ेब्रा लिमिटेड नॉर्मली हैज अ सिग्निफिकेंट सेल्स एंड परचेज ट्रांजैक्शंस विद इट्स रिलेटेड पार्टीज। गाइड योर ऑडिट टीम रिगार्डिंग द ऑडिट प्रोसीजर्स एंड द रिलेटेड एक्टिविटीज दैट शुड बी परफॉर्म्ड फॉर ऑब्टेनिंग द इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू identifying the risk of material misstatement associated with the related party relationship and transaction। बताएं आप क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे ताकि रिलेटेड पार्टी पे रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकें। रिलेटेड पार्टी पे अगर मुझे रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, अगर रिलेटेड पार्टी के ऊपर प्यारे बच्चों मैंने रिस्क आइडेंटिफाई करना है, तो मुझे ऑब्टेन करनी होगी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप ट्रांजैक्शन, ताकि मैं रिलेटेड पार्टी के ऊपर रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकूं। मेरे पास पहला प्रोसीजर होगा, मैं मैनेजमेंट से इंक्वायरीज करूंगा, ये 3 इंक्वायरीज करूंगा। मेरा दूसरा प्रोसीजर होगा, मैं मैनेजमेंट से इंक्वायरी करूंगा अबाउट द इंटरनल कंट्रोल। मेरे पास ये कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा मैं। और फिर 7वां प्रोसीजर मेरा होगा कि मैं इंगेजमेंट टीम को रिलेटेड पार्टी की इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, और थ्रू आउट द ऑडिट मैं अलर्ट रहूंगा कि मुझे कोई न्यू रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई ना हो जाए। आप समझ आ रहे हैं? अगर स्ट्रक्चर क्लियर होगा तो अब मेरा आंसर यहां से नहीं है, मुझे रिस्क आइडेंटिफाई करना है तो मुझे ये प्रोसीजर्स परफॉर्म करने होंगे। हम ऑटम 2018 में आते हैं, और अगर हम ऑटम 2018 में आए, इमरान is the audit senior responsible for the audit of PGL. During the audit, he noticed that PGL made significant transactions with related parties. Requirement: state the audit procedures which should be performed to check whether all the related parties have been disclosed. Part B: what steps should Imran perform if he identifies any related party transaction which were not identified and disclosed by the management? सवाल की रिक्वायरमेंट है, बताएं आप क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे ताकि आपको सारी की सारी आरपी पता चल जाए। इट मीन्स मुझसे कंप्लीटनेस के प्रोसीजर पूछ रहा है, मैं कंप्लीटनेस के प्रोसीजर उसको मेंशन करूंगा। और वो कह रहा है कि अगर आप ये प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं और कोई न्यू ट्रांजैक्शन आपको आइडेंटिफाई हो जाती है, तो फिर मेरा कोर्स ऑफ एक्शन ये होगा, जो कि पार्ट बी की है। तो ये आंसर मेरे पास पार्ट बी का है, ये आंसर मेरे पास पार्ट ए का है। प्यारे बच्चों, इस सारी वीडियो का पर्पस सिर्फ ये था कि एक बच्चे को 20 से 30 मिनट में एक कंप्लीट आइजा का रिविजन हो जाए, वो क्विकली सवालात को देख सके। ये ऑब्वियसली चैप्टर हम कैफ और सीफैप में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, और 4 से 5 क्लासेस हमारी लगती है, एक एक सवाल को हम ड्राफ्ट करते हैं। ये उन क्लासेस का कभी भी सब्सटीट्यूट नहीं है, बट अगर आपने वो क्लासेस ली हुई हैं तो वापस से 10 घंटे 12 घंटे क्लास लेने से बेहतर है उसको रिवीजन के लिए आप 10-12 घंटे लगाएं। इससे अच्छा ये कि 20 से 30 मिनट की वीडियो में आप एक कंप्लीट आइजास को रिवाइज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी और नई वीडियो से। थैंक यू सो मच। कैसा हो गया?